बिल्कुल बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। तो आप देख रहे हैं कि हलचल शुरू हो गई लवीना, और धीरे धीरे करके अब ये जो नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम पूरी उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में बढ़ चढ़ कर लोग इस मतदान में हिस्सा लेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर साहब हैं। समीर चौगांवकर साहब को अच्छा खासा, चूंकि महाराष्ट्र से ही आते हैं, तो वहां की राजनीति को बखूबी जानते हैं। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ऋषि मिश्रा भी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो समीर जी, पहले तो आपके पास देखिए 288 विधानसभा सीटें हैं जहां आज मतदान हो रहा है, और कल का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि दो कंट्रोवर्सी सामने आई। क्या लगता है आपको, लास्ट मोमेंट पर ये जो डेवलपमेंट हुआ कल महाराष्ट्र में, उसका कितना असर होगा जब आज मतदाता वोट कास्ट करने के लिए जाए? देखिए पंकज भाई, जो कल दो घटनाएं जो घटित थी कि विनोद तावड़े को लेकर जो नाला सोपारा में घटना घटी की कैश के साथ आया, उसके ऊपर आरोप लगाया गया, एफआईआर दर्ज की गई। विपक्ष ने, महाविकास आघाड़ी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की महाराष्ट्र चुनाव के वोटिंग के पहले, और उसके बाद देर रात को जिस तरीके से सुधांशु द्विवेदी ने, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने बिटकॉइन स्कीम को लेकर एक सुप्रिया सुले और नाना पटोले को लेकर जिस तरीके से पत्रकार वार्ता में जानकारी दी, मुझे लग रहा है इसका असर बहुत ज्यादा वोटिंग पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता मत अपना निर्णय कर चुकी थी कि किसे वोट देना है। यह आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला है चुनाव के पहले कि मतदाताओं को कैसे अपने पक्ष में प्रभावित किया जाए। महाराष्ट्र के मतदाता में मुझे लगता है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे भी सुप्रिया सुले चुनाव नहीं लड़ रही, नाना पटोले जहां से चुनाव लड़ रहे वो उनका बहुत स्ट्रांग होल्ड है। हालांकि परसेप्शन के हिसाब से बताने की कोशिश की गई है कि इस चुनाव के अंदर पैसों का बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, विपक्ष ने बताने की कोशिश की है, और भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से दुबई से बिटकॉइन बेचकर पैसा हवाले से लाया गया और इस चुनाव के अंदर इस्तेमाल किया गया है। मुझे लगता है इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है। मुद्दे पहले से ही तय थे, बटेंगे तो कटेंगे पर एक बड़ा मुद्दा बात रही है योगी आदित्यनाथ की। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि एक रहेंगे तो सेव रहेंगे, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में धुआंधार प्रचार किया और इसे धर्म युद्ध कहा था, मुझे लग रहा है इन सब आधारों पर वहां पर वोटिंग होने वाली है और दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जनता इस बार अच्छे तरीके से मतदान करेगी। 2019 की अगर हम बात करें तो 61.44% का मतदान महाराष्ट्र में हुआ था। उसके पहले 2014 में 60% के करीब आसपास मतदान हुआ था। मुझे लगता है कि इस बार 2014 और 2019 से ज्यादा 2024 के विधानसभा चुनाव में मतदान होने जा रहा है। आज सुबह संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जब मतदान किया नागपुर में दक्षिण मध्य की सीट पर, तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि 100% मतदान होना चाहिए। संघ के स्वयंसेवक भी इस बात में जुटे हुए कि मतदान अधिक से अधिक मात्रा में हो, तो दोनों पक्ष, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो चाहे महायुति हो, दोनों ज्यादा से ज्यादा मतदान अपने पक्ष में कराने की कोशिश करेंगे। अब जनता कितनी निकलती है और कितना वोटिंग होता है ये शाम को पता पड़ेगा। फिलहाल महाराष्ट्र की जनता बहुत मतदान में हिस्सा लेते नजर आ रही है। ठीक है। और समीर जी, चूंकि आपने 2019 का भी यहाँ पर जिक्र किया, कितना फीसद वहां पर मतदान हुआ था, अब क्योंकि 2019 के बाद 2024 की परिस्थिति राजनीतिक लिहाज से बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त ऋषि मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। ऋषि जी, चूंकि 2019 का यहाँ पर जिक्र किया गया, अब ऐसे में 2024 के विधानसभा चुनाव में खासतौर पर शिवसेना की अगर बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर शिवसेना 3 टुकड़ों में कहीं ना कहीं बटी हुई नजर आ रही है। और बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर ये माहिम का इलाका है, वो शिवाजी पार्क जहां से बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी। यहां पर स्थिति हर कोई देख रहा है, और कहीं ना कहीं बाला साहेब ठाकरे के ये जो किला है उसका सूबेदार कौन होगा, उसकी लड़ाई यहां पर आ चुकी है। क्या लगता है कि बदली हुई परिस्थितियों में इस बार विधानसभा का चुनाव होना, क्या समीकरण यहां पर आपको बनते हुए नजर आते हैं, और खास तौर पर जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि 2019 में कुछ अलग स्थिति शिवसेना की थी और आज कुछ अलग हो गई है। ऋषि जी, देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ा बात यह है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे कपास का मामला हो, चाहे वो क्या कहते हैं सोयाबीन का मामला हो, किसान से जुड़े हुए मामले हो, विदर्भ में पानी का सबसे बड़ा इश्यू है। मैंने ये देखा, चाहे महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, दोनों तरफ से इस प्रकार के मुद्दों को टच नहीं किया गया। जैसे हमारे बड़े भाई समीर जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे का नारा बहुत प्रासंगिक होता हुआ दिख रहा है महाराष्ट्र में। मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, ये जो बटोगे तो कटोगे जैसे जो बयान भाजपा की तरफ से दिए गए, योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम भाजपा के नेताओं द्वारा एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। आप देखिए, महाराष्ट्र में ही पंकजा मुंडे हैं जो भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार होती हैं, अशोक चौहान हैं। इन मुद्दों से अपने आप को उन्होंने डिस्टेंस किया। जो महायुति के एक इंपॉर्टेंट एलाइज हैं अजित पवार, उन्होंने भी ऐसे बयानों से अपने आप को
डिस्टेंस किया, तो ये कितना प्रभाव डाल पाते हैं। और कल जो एपिसोड हुआ है विनोद तावड़े वाला, उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि पड़ेगा। बिल्कुल, कल जो इंसिडेंट हुआ उसका इंपैक्ट पड़ेगा। ऋषि जी आपके पास लौटेंगे, जरा मैं विवेक आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री टर्न अराउंड करते हैं, शिवाजी पार्क में जो उन्होंने रैली की, जमकर गरजे प्रधानमंत्री, जमकर बरसे। क्या लगता है आपको, जो लास्ट मोमेंट पे प्रधानमंत्री वाला वो जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करती है बीजेपी, कितना असरदार साबित हो सकता है? रवि, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो प्रधानमंत्री का शिवाजी पार्क में जो रैली हुई। देखिए पंकज, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर मैं उस रैली में खुद मौजूद था। प्रधानमंत्री की जो रैली हुई, जिसमें ये भी एक बार सवाल उठे थे कि आखिर में अजीत पवार उस रैली में क्यों नहीं शामिल हुए। तमाम जो गठबंधन के नेता वहां पर आए थे, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पूरा ठाकरे फैमिली और जो विपक्षी गठबंधन है उस पर बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से प्रधानमंत्री ने एक हमला बोला था कि किस तरीके से पूरी की पूरी महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है। एक तरीके से कि प्रधानमंत्री जिस भी राज्य में जाते हैं वहां के लोकल इश्यूज और सेंट्रल इश्यूज, जो नेशनल इश्यूज हैं, उन मुद्दों को जरूर उठाते हैं, लेकिन उनकी रैली का असर जरूर इस चुनाव में पड़ने वाला है। इस तरीके से देखने, क्योंकि मैं तमाम लोगों से भी जब बातचीत करने की भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि देखिए, शिंदे जरूर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक तरफ फडणवीस हैं, शिंदे हैं, अजीत पवार हैं। ऐसे में एक समीकरण बना था जिसमें शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अब ये अभी भी एक क्लियरिटी नहीं थी कि आखिर में कौन मुख्यमंत्री का पूरी तरीके से एक फेस होगा। हालांकि मायावती के गठबंधन की तरफ से यह कहा जरूर जा रहा था कि वही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी का असर वोटर्स पर जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी तरह से चुनाव प्रचार करने की यहाँ पर कोशिश भी की गई। करहल का रुख करते हैं, अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। करहल से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अमित अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जो कि यादव वर्सेस यादव की जो लड़ाई है वो दिलचस्प मानी जा रही है। एक तरफ अगर मुलायम सिंह यादव का सबसे बड़ा सियासी परिवार कहा जा रहा है, तो अनुजेश यादव ये कह रहे हैं कि हमारा भी सबसे पुराना सियासी परिवार है। अमित जी अब बिल्कुल, देखिए, करहल जो है वो समाजवादी पार्टी का हमेशा से स्ट्रांग होल्ड रहा है। अखिलेश यादव खुद इस सीट से विधायक रह चुके हैं, यहीं से वो जीते थे, तब जाकर विधानसभा में वो प्रतिपक्ष का नेता बने थे। और ये अपने समाजवादी पार्टी इस सीट को काफ़ी ज़्यादा सेफ मानती है, और इसी वजह से तेज प्रताप यादव यहाँ से कैंडिडेट है। ये जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो जाहिर तौर पर जब तेज प्रताप यादव को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया गया था, तब अचानक अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव को हटाकर अपना वहां से उम्मीदवारी पेश किए, और उनको इसलिए यहाँ तेज प्रताप यादव को दिया गया था कि काफ़ी ज़्यादा सेफ सीट है, उनको यहाँ पर भरोसा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी